नमस्कार। शाम 7 बजे के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रश्मि वात्सायन। आइए सबसे पहले मुख्य समाचारों को जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में ममता बनर्जी सरकार पर साधा निशाना। कहा, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने बंगाल को बर्बाद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस युद्ध के समय भी देश में दहशत फैलाने में लगी हुई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा, भारत में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। एलपीजी की पैनिक बुकिंग से बचने की अपील। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोगा में आम आदमी पार्टी की सरकार पर बोला हमला। कहा, पंजाब को अगले 2 साल में नशा मुक्त कर देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय और शेखपुरा को करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की दी सौगात। और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन बने बिहार के 43वें राज्यपाल। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने दिलाई शपथ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन पर विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सड़क, रेलवे, बंदरगाह और जल परिवहन से जुड़ी 18,680 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात होती है तो टीएमसी उसका विरोध करती है। बीते दशकों में बंगाल के ज्यादातर इलाकों में डेमोग्राफी बदल गई है। बंगाली हिंदुओं को जानबूझकर अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। तुष्टीकरण का ऐसा खुला खेल, जब शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता देने की बात होती है तो पूरी टीएमसी उसका विरोध करती है। वो हिंदू जिन्होंने कभी विभाजन का समर्थन नहीं किया था, जिन्होंने हमेशा अविभाजित बंगाल को, भारत को अपनी मातृभूमि माना, टीएमसी वाले उन्हें नागरिकता देने का विरोध करते हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी वोट बैंक ही सबसे प्रमुख है। वो हिंदुओं को तो अपनी वोट बैंक नहीं समझते, उनसे उनके आपराधिक गिरोह नहीं बढ़ते, इसलिए ये लोग एसआईआर का भी विरोध करते हैं, ताकि घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हट न जाए, वोटर लिस्ट शुद्ध न हो जाए। और ये तो ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके भी नाम निकालने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार युद्ध के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस देश भर में दहशत फैलाने में लगी हुई है। पीएम ने कहा कि कुछ लोग भारत विरोधी ताकतों के हाथों की कठपुतली बनकर देश का माहौल खराब कर रहे हैं। बराक वैली, असम की वो धरती जहां मेहनत और प्रकृति साथ। हमारा प्रयास है कि देश के नागरिकों पर युद्ध का कम से कम प्रभाव पड़े। इस समय कांग्रेस से उम्मीद थी कि वो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका निभाए, लेकिन कांग्रेस देश हित के इस महत्वपूर्ण काम में भी फिर एक बार फेल हो गई।
कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि देश में पैनिक क्रिएट हो, देश मुश्किल में फंस जाए और उसके बाद कांग्रेस भर भर कर मोदी को गाली दे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने देश में ईंधन की उपलब्धता को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में कच्चे तेल और रिफाइनरियों को लेकर किसी तरह की कमी नहीं है और सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि खुदरा पेट्रोल पंपों पर स्टॉक खत्म होने की कोई घटना सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग में तेजी देखी गई है। सप्लाई के बारे में मेरा कहना है कि इट इज स्टिल a matter of concern for us in view of prevailing geopolitical situation, लेकिन कोई ड्राई आउट अभी रिपोर्टेड नहीं है। और आपके माध्यम से मैं दोबारा से एक पॉइंट को रीएम्फेसाइज करना चाहूंगी कि पैनिक बुकिंग अभी भी बहुत ज्यादा हो रही है। कल जो नंबर हमने आपको लगभग 75 या 76 लाख बुकिंग बताया था, now that number has increased to almost 88 lakhs. So this is nothing but a panic booking. मेरा आप लोगों के माध्यम से देशवासियों से अपील है कि पैनिक बुकिंग से बचें। जितनी जब आवश्यकता हो तब बुकिंग करें, ये सभी के लिए अच्छा है। कमर्शियल सिलेंडर्स के बारे में काफी डिस्कशन हुआ और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि कमर्शियल कंज्यूमर्स को भी कुछ एलपीजी दी जाए और इस संदर्भ में स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी डिस्कशन हुआ है और जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पर रखे गए हैं टू प्रायोरिटाइज द कंज्यूमर्स। और इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि लगभग 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कमर्शियल सिलेंडर्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है और वो कंज्यूमर्स को मिल गए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि घबराकर रसोई गैस की बुकिंग या खरीदारी नहीं करें। रसोई गैस की किल्लत की झूठी अफवाहों पर सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए देश के कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। एक रिपोर्ट। एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर देश के अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। झूठी अफवाहों के चलते लोग घबराहट में सिलेंडर बुकिंग कर रहे हैं और जमाखोर सिलेंडर की कालाबाजारी कर मोटा मुनाफा कमाने की जुगत में हैं। लेकिन केंद्र के निर्देश के बाद राज्यों का प्रशासनिक अमला तेजी से कार्रवाई कर रहा है। एलपीजी की कालाबाजारी को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और छत्तीसगढ़ तक एलपीजी की कालाबाजारी को लेकर कई राज्यों में छापेमारी हुई, जिसमें सैकड़ों गैस सिलेंडर जब्त किए गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर और हापुड़ में भारी संख्या में एलपीजी सिलेंडर, रिफिलिंग उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद किए गए हैं। कानपुर में 46 सिलेंडर तो हापुड़ में एक निजी घर से कुल 32 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जबकि बिहार के अररिया जिले में मोहम्मद साबिर के घर और गोदाम से लगभग 250 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 126 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। फिलहाल मामले में आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। एलपीजी की उपलब्धता को लेकर राजनीति भी हो रही है और इसी बीच चौंकाने वाला मामला हापुड़ से आया है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता रिहान अहमद के घर से कई सिलेंडर बरामद किए गए। रिहान अहमद ने अपने घर में बिना किसी वैध अनुमति के घरेलू सिलेंडर स्टॉक किए थे। छापेमारी के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। अपने निजी परिसर में 18 भरे हुए सिलेंडर व 14 खाली सिलेंडर रखे हुए थे, जिस पर का संज्ञान मिलते ही इमीडिएट विभाग के द्वारा कार्यवाही की गई और उसके ऊपर प्रथम सूचना दर्ज करा दी गई है। गैस किल्लत की अफवाहों के बीच लखनऊ में एलपीजी गैस की सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है। डीडी न्यूज ने गैस वितरण की जमीनी हकीकत को अपने कैमरे में कैद किया। राजधानी लखनऊ में आज सुबह से भी गैस वितरण का सिलसिला जारी है। यहाँ पर घरेलू गैस को लेकर कोई समस्या नहीं है। सभी वितरण केंद्रों पर लोग पहुँच रहे हैं और अपनी गैस ले रहे हैं। इसके अलावा कोलकाता से आई खबर ने एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर फैल रही अफवाहों की हवा निकाल दी, जहां सहजता से गैस सिलेंडर की डिलीवरी होती हुई दिखाई दी। अजय झा का जो
सिलेंडर है जो उन्होंने बुक किया था, जो पेमेंट कर दिया था, वही आप घर के भीतर ये रख रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें देश के तमाम हिस्सों से सामने आ रही हैं, जहां एलपीजी की कोई कमी नहीं है। वहीं भाजपा ने विपक्ष पर अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। इनका काम रह गया है भ्रम फैलाना, अर्बन नक्सल की तरह करना। गंभीरता नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। देख रहे हैं कई दिन से यहाँ लोकसभा के गेट पर वो गैस का सिलेंडर लेकर के आप ये धरने पर बैठ रहे हैं। हमें लगता है कि अब दुर्भाग्य है विपक्ष का। सकारात्मक पहल करना चाहिए, सकारात्मक तरीके से देश के सामने मैसेज जाना चाहिए, लेकिन सकारात्मक नहीं है। फिलहाल एलपीजी की कमी को लेकर फैली अफवाहों के बीच प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सरकार ने भी साफ कर दिया है कि देश में गैस की कमी नहीं है। ऐसे में लोगों से बार बार अपील की गई है कि अफवाहों से बचें, पैनिक ना हो और किसी भी तरह की कालाबाजारी की सूचना प्रशासन को दें। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर से स्वागत। लेते हैं अगली खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पंजाब के मोगा में आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम होती तो पंजाब नशे से मुक्त होता। श्री शाह ने ऐलान किया कि पंजाब में भाजपा की सरकार बनी तो 2 साल के अंदर पंजाब को नशा से मुक्त किया जाएगा। जोर से बोलो, कोई है सरकार? अरे सरकार होती तो कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसी न होती। सरकार होती तो नशे का कारोबार न होता, किसानों की परेशानी न होती। सरकार होती तो यहाँ पर कानून और व्यवस्था ठीक। ये आम आदमी पार्टी परिवर्तन का वादा कर आई थी। मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को पूछना चाहता हूं, क्या कर रहे हैं आपके मुख्यमंत्री? राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर एनडीए विधायक दल की बड़ी बैठक बुलाई गई है। गठबंधन के सभी विधायकों को 16 मार्च तक पटना में ही रहने का निर्देश दिया गया है। एनडीए की ओर से यह चुनाव उपेंद्र कुशवाहा के लिए राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई मानी जा रही है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने लगभग 243 करोड़ रुपए की संपत्ति वाले उद्योगपति नेता अमरेंद्रधारी सिंह को मैदान में उतारकर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। बातचीत होती है और एनडीए और कैसे बेहतरीन बिहार के लिए काम कर सके, बेसिकली यही सारी बात। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने दावत दी है एनडीए के सभी विधानमंडल के लोगों को, तो हम लोग आए हैं उनकी दावत में और हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। पूरे एनडीए के प्रत्याशी हैं राज्यसभा के, वो जीतने जा रहे हैं। एनडीए के 5 कैंडिडेट जीतेंगे, यही हम लोगों की कोशिश है। जब जरूरत पड़ेगी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जब जरूरत पड़ेगी साथ खड़े हैं। और हमने शायद कहा भी था, जिस तरह से भी जरूरत होगी सब तरह से साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बेगूसराय को 274 करोड़ रुपए की 400 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार ने तेज गति से विकास किया है, साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय में विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। वहीं लाभार्थियों के बीच 578 करोड़ रुपए से अधिक के चेक का वितरण भी किया। हम लगातार सब लोग विकास के काम में लगे हुए हैं, लेकिन उसके पहले क्या था? जब हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को, और उसके पहले कुछ सरकार थी, तो क्या हाल था? याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। क्या होता था? शाम में सब कर दिया था, सब घर में रहो, अब बंद करके रखो, कोई नहीं निकले। यही तो होता ही था। तो हम लोग तो भाई वहां रहते ही थे, केंद्र में थे, और जब आते थे देखने के लिए सबको, तो सबका घर बंद रहता था। हम जब जाते थे तो वही उनके घर पर हाथ डाल करके और तब जाकर के उन लोगों से मिलते थे।
ये ऐसा कहीं आज तक हुआ है? यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर से स्वागत। लेते हैं अगली खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा के क्रम में शेखपुरा पहुंचे, जहां सीएम ने 316 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में 50 लाख घरों पर मुफ्त सोलर लगाया जाएगा, जिससे बिजली पर निर्भरता खत्म होगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जैसे बिहार बालू माफिया से मुक्त हुआ, वैसे ही जमीन माफिया से मुक्त किया जाएगा। शासन और सुशासन के साथ विकास का जो आपने मोहर लगाया है और इतनी सारी बहुमत के साथ नेता को फिर से बिहार की सब देख लीजिए, खड़ा होकर गेट पर कहिए, ये सब लोग काम कर रहे हैं, पूरे बिहार में काम हो रहा है और इस सब जगह से काम होगा। और मैं तो यही कहूंगा कि जितना काम हो रहा ये सब होगा आपके हित में होगा और आप सबके लिए बहुत काम होगा। तो इसीलिए हम आपको कहेंगे कि पहले वाला जो गड़बड़ किया था, अपने हट गया था, 7 साल में अपना बीवी को बना दिया था, लेकिन कहीं कोई महिला के लिए कोई काम किया था, कोई लड़की के लिए किया था, कुछ नहीं किया था। इससे उन लोगों के चक्कर में आप मत रहिए। सुशासन से समृद्धि का संकल्प दिलाया है, विकसित बिहार बनाने का जो सपना देखा है उसको साकार करने की जरूरत है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार बालू माफिया से मुक्त लगभग हो चुका है और जमीन माफिया से मुक्ति का पूरी प्रयास जारी है। बिहार का मिला प्रचंड जनादेश जनता के भरोसे और विश्वास का प्रतीक है। आज बिहार की गति बढ़ रही है, रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, औद्योगिक विकास हो रहा है, सबका जीवन आसान हो रहा है। बेगूसराय में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सड़कों का जाल बिछाया गया है। जल्द ही बिहार से कोलकाता जाने की दूरी भी कम होगी। बेगूसराय से पटना जाने में 4 से 5 घंटा लगता था साथी। आज नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने ऐसी पूरी व्यवस्था खड़ा किया। आप चले जाइए यहाँ से मुजफ्फरपुर, यहाँ से पटना चले जाइए, जो पटना अभी पहले 5 घंटा लगता था, आज 1 से 1.5 घंटा में हम पटना पहुंचने का काम करें। यहाँ से खगड़िया 4 लेन बनाया गया और 4 लेन कंप्लीट हुआ और अभी 2 सड़क और इसको विस्तारित किया जा रहा है। एक अभी हल्दिया से रक्सौल नया 4 लेन आ रहा है, जो बेगूसराय के होते हुए और समूह के इलाका होते हुए सुंदरा पार करेगा। और ये पूरा यहाँ से कलकत्ता जाने में आज के समय में रात भर गुजारना पड़ता है साथी, लेकिन जब वो सड़क एक्सप्रेस में बन जाएगा तो कलकत्ता आप 5 से 6 घंटा में बेगूसराय से कलकत्ता पहुंच जाइएगा। ऐसा सड़क बनाने का काम मोदी जी और नीतीश जी की सरकार का। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने बिहार के 43वें राज्यपाल का पदभार ग्रहण कर लिया है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने लोक भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत उनके कई मंत्रिमंडल के सहयोगी मौजूद रहे। इस अवसर पर राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा कि मैं बिहार की जनता के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगा। And my compliments and greetings to the people of Bihar on this day on which I have taken the oath as the governor. What I can say is exactly what I said in the oath, that I will be committed to the people of Bihar. My whole focus will be being committed to the people of Bihar. That is what my purpose. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नए राज्यपाल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नए राज्यपाल बिहार की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे।
महामहिम राज्यपाल महोदय के शपथ ग्रहण समारोह में उनका शपथ ग्रहण हुआ है। बिहार के तमाम लोगों की तरफ से उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं और शुभकामना भी देता हूं कि राज्य की तरक्की के लिए, राज्य के विकास, आपस में मिल्लत प्रेम भाईचारा के लिए हमारे राज्यपाल महोदय आगे पूरा ख्याल और पूरा ध्यान बिहार पर रखेंगे। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर से स्वागत। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राज्यपाल रिटायर्ड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को सामरिक क्षेत्र में काम करने का अच्छा अनुभव रहा है और अब वे बिहार में शांति व्यवस्था कायम करने में उन अनुभवों का इस्तेमाल करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन साहब का बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में उनकी बहुत प्रसिद्धि है, मैं उनको जानता हूं। कई युद्धों में उन्होंने भाग लिया है और सबसे बड़ी बात है कि भारत के सामरिक हितों, भारत की सुरक्षा को लेकर उनके विचार बहुत ही प्रभावी हैं। कई बार विदेश विभाग की स्टैंडिंग कमेटी में उनको सुनने का मुझे अवसर मिला, तो आज वो बिहार के राज्यपाल बने हैं। अपने व्यापक अनुभव से राज्यपाल। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने आज पटना में कहा कि राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए विपक्ष बेवजह कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि उन लोगों को हार का सामना करना पड़ेगा। विपक्ष का उम्मीदवार जो छठा है ना, वो साफ हो जाएगा, कोई उसको वोट उठ करेगा नहीं। उनके पास संख्या बल भी नहीं है, अननेसेसरी वो उम्मीदवार हो गए हैं। संख्या बल नहीं तो कहाँ जीतेंगे, तो उनकी हार तय है और पांचों एनडीए का विधायक के सपोर्ट से हमारा राज्यसभा का उम्मीदवार जीत जाएगा। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसे संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि 12 मार्च 2026 देश के इतिहास में एक काला दिन है, जहां विपक्षी नेता विरोध के नाम पर संसद के मुख्य द्वार पर पिकनिक मनाते नजर आए। ये बाबा साहेब और महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान है। पीएम मोदी पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, जबकि राहुल गांधी देश में रहकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज के हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी के साथी, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के हमारे मीडिया के प्रभारी अमित प्रकाश जी उपस्थित हैं। सदन में विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए, भारत के 140 करोड़ लोगों के भविष्य के लिए गंभीर विमर्श होना चाहिए। उसी पवित्र लोकतंत्र के मंदिर के मकर द्वार पे चाय और बिस्किट, बहुत पीड़ा होती है साथियों, और मैं फोटो आपको दिखाना चाहता हूं। ये श्रीमान राहुल गांधी जी चाय पीते हुए, बिस्किट खाते हुए सदन के मकर द्वार पे, जहां स्पष्ट रूप से यह कहा गया है, लोकसभा के स्पीकर माननीय ओम बिरला जी के द्वारा रूल 378, रूल 384 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। आज आपके माध्यम से हम ये पूछना चाहते हैं, क्या राहुल गांधी जी स्वयं को कानून के ऊपर मानते हैं? समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। दादा, ये कौन सा प्लांट है? टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक। अभी करता हूँ। दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। समाचारों में आपका फिर से स्वागत। लेते हैं अगली खबर।
नवादा में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 3 दिवसीय प्रदर्शनी सह व्यापार मेला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किया। इस अवसर पर जीतन राम मांझी ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत देश में वर्ष साल 2028 तक 30 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 17 सितंबर 2023 के एक योजना चलेलन है सेकर नाम 15,000 के अगर तू दिखा देगा कि बढ़िया काम कर रही है तो 1 लाख रुपया देवो बिना सूद के, बिना बैंक गारंटी के। और 1 लाख रुपया के प्राप्त बढ़िया चलेला, गुमटी बना लेला और सैलून खोल देला तो तोरा 2 लाख रुपया देवो। और 2 लाख देवो बिना बैंक गारंटी के 4% सूद पर। तो एक से तू आगे बढ़वा कि ना बढ़वा। नालंदा जिले के हिलसा व्यवहार न्यायालय का पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजीव राय ने औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हिलसा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ललन प्रसाद ने बताया कि संघ की विभिन्न मांगों को लेकर न्यायाधीश राजीव राय को अवगत कराया गया है, जिस पर उन्होंने गंभीरतापूर्वक आश्वासन दिया। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश पर बिहार नगर पालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन ब्याज एवं शास्ति में छूट योजना 2025 को लागू किया गया है। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर की नगर मेयर निर्मला देवी साहू ने बताया कि मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इस अवसर का लाभ उठाकर अपने बकाया संपत्ति का कर जमा कर सकते हैं। के सभी करदाताओं को राहत प्रदान कर। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेते हैं अगली खबर। ईरान के हमले में बिहार के भागलपुर जिले के एक मरीन इंजीनियर देवनंदन प्रसाद की 13 मार्च को मौत हो गई। वे संघोला प्रखंड के रानी बामिया गांव के रहने वाले थे। उनके परिजनों ने बताया कि उन्हें फोन आया था कि हमले में उनके भाई की मौत हो गई है। जानकारी मिलने के बाद परिवार के सभी सदस्य दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं इस घटना से उनके गांव में मातम का माहौल है। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। लेते हैं अगली खबर। सहरसा में समाज कल्याण विभाग द्वारा बाल संरक्षण के क्षेत्र में पारस्परिक बेहतर समन्वय हेतु प्रमंडलीय स्तरीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने शुभारंभ किया। इस अवसर के कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य बेसहारा बच्चों के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देना था। इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने बताया कि बाल संरक्षण से संबंधित जितने अधिनियम बच्चों के लिए बनाए गए हैं, उसके संबंध में पुलिस पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में ममता बनर्जी सरकार पर साधा निशाना। कहा, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने बंगाल को बर्बाद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस युद्ध के समय भी देश में दहशत फैलाने में लगी हुई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा, भारत में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं। एलपीजी की पैनिक बुकिंग से बचने की अपील। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोगा में आम आदमी पार्टी की सरकार पर बोला हमला। कहा, पंजाब को अगले 2 साल में नशा मुक्त कर देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय और शेखपुरा को करोड़ों रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की दी सौगात। और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन बने बिहार के 43वें राज्यपाल। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने दिलाई शपथ।
बस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।